student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट अगर आप सिर्फ देखो बोर्ड एग्जाम से तो कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं एवोल्यूशन के टर्म में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। तो देखते हैं एवोल्यूशन, नाम में ही समझ में आ रहा है चीज़ें एक से दूसरे में क्या हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं। अब हमें पता है, ये आपको भी पता है कि हम डायरेक्ट तो ह्यूमन बींग्स बने नहीं हैं। ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट इस पृथ्वी पे आए नहीं हैं। हालांकि जब एवोल्यूशन का टर्म हमें पता नहीं था तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें इस दुनिया में लाने वाले भगवान हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हम हवा में तो हर चीज़ कह देते हैं, लेकिन साइंस क्या मांगता है? प्रूफ। अगर हम ये कह रहे हैं इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तभी तो बोल रहे हैं, और है ऐसा तो उसका प्रूफ भी होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, हमारे कौन कौन सी थ्योरीज इवोल्यूशन के टर्म में दी गई। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज बहुत ही फ्रेश चैप्टर एवोल्यूशन को। पहले समझते हैं एवोल्यूशन होता क्या है। तो द चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक से दूसरे में जो इनहेरिटेड हो रहा है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी ट्रेट्स, ठीक, ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा इट मीन्स प्लांट, फोना इट मीन्स जूलॉजी। जूलॉजी के टर्म में बॉटनी और जूलॉजी को फ्लोरा और फौना के टर्म में हम पढ़ते हैं। ओवर सक्सेसिव जनरेशन, अब ये जो एवोल्यूशन हुआ है ये एक झटके में तो हुआ नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें क्या हुई हैं, पास आउट हुई हैं, धीरे धीरे म्यूटेशन होकर एक नया वेरिएशन क्रिएट हुआ है। ये कहीं ना कहीं हमने पिछले चैप्टर में जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे वहाँ पे भी देखा हुआ था कि चीज़ें, जब आप लास्ट टॉपिक जो था पॉलीमॉर्फिज्म वाले कॉन्सेप्ट में VNTR में, तो तब भी हमने यही बताया था कि चीज़ें जो हैं हमारे और आपकी बॉडी सब में प्रेजेंट है। अब वो नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा म्यूटेट करके जाती है और एक सडन वेरिएशन क्रिएट करती है। तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में कभी हमसे भी कोई नई चीज़ इवॉल्व होके बने। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होंगी, ठीक। इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस गिव राइज टू डाइवर्सिटी एट एनर्जी लेवल एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लेवल पे ये क्या होगा, एक डाइवर्सिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। जितनी भी इवोल्यूशन के प्लेटफॉर्म में हम चीज़ें देखेंगे वो बायोलॉजिकल हर एक लेवल पे दिखेगा हमें, इंक्लूडिंग स्पीसीज। अब ये जो एवोल्यूशन के टर्म है या ये बेसिकली आपके जो भी डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही है ये स्पीसीज के भी टर्म में दिखेंगी, ऑर्गेनिज्म के भी टर्म में दिखेंगी, मॉलिक्यूल्स के भी टर्म में दिखेंगी। और हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स क्या हैं जो एक से दूसरे जनरेशन में पास आउट होने वाले हैं, वो है हमारे DNA, ठीक है। बेसिकली DNA ही है ना जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, एक डाइवर्सिटी, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करने में, ठीक है। थ्योरी ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड एज द यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब क्वेश्चन मार्क तो बनता है कि ठीक है चीज़ें हो गई नहीं हुई वो चीज़ बात की बात है, लेकिन इस दुनिया में हम आए कैसे, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। एक क्वेश्चन है ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा, उसका आंसर भी इसी चैप्टर से आपको मिलेगा कि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो एक से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो रही हैं। अब डायरेक्ट आपके ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल डायरेक्ट नहीं इवॉल्व हुए हैं, वो भी किसी ना किसी, उनका भी कोई ना कोई पूर्वज है, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत डीप पढ़ना है, लेकिन चीज़ें जहाँ पे याद रखनी सिर्फ वो याद रखना है। पढ़ेंगे तो हम बेकायदा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन या जो जो चीज़ें स्टार बनाएंगे याद सिर्फ उनको रखना है, बाकी को एज अ कहानी आप सुनो और एंजॉय करो, ठीक है। तो ये बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कई सारी थ्योरी रखी गई, जिनमें आता है थ्योरी ऑफ पॉलीस्पर्मिया या कैस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, लाइफ को ओरिजिनेट करने वाले भगवान है, ठीक, उन्होंने ही हमें स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी दी थी, जिसके थ्रू हमें ये बताया गया कि नहीं, ब्रह्मा और वो आपके ब्रह्मा जी आए थे, उन्होंने एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बनाई, श्रद्धा और मनु के फॉर्म में, और चीज़ें फिर आगे कैरी आउट हुई। तो ऐसे सब चीज़ें हम हवा में तो बोल नहीं सकते, एक्चुअलिटी क्या है कि हमें इसके लिए प्रूफ चाहिए, ठीक। अब जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है ये आज से लगभग 20 बिलियन ईयर अगो हुआ है। ये याद रखना है कि यूनिवर्स की ओरिजिनेशन कब हुई है, आज से अप्रॉक्स 20 बिलियन ईयर
अगो, सोचो कितना भारी काम है, 20 बिलियन ईयर अगो। इंक्लूड huge cluster of galaxy which contains star, cloud of gas and dust। क्या क्या है हमारे यूनिवर्स में? बहुत सारे गैलेक्सी, हम तो मिल्की वे गैलेक्सी को फॉलो करते हैं, और भी अदर गैलेक्सीज हैं, उसके अलावा स्टार्स हैं, क्लाउड हैं डस्ट के, और बेसिकली गैसेस के। अकॉर्डिंग टू, अब ये यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये एक थ्योरी से समझाया गया जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पहले जो पृथ्वी थी वो बिल्कुल एकदम शांत थी, कुछ नहीं था, कोई लाइफ नहीं था, कुछ नहीं था। हुआ क्या, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, जिस एक्सप्लोजन से गैसेस क्या 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 हुआ, बेसिकली आप जैसे लाइटनिंग पढ़ते हो, बारिश के मौसम में लाइटनिंग होती है, बादल गरजते हैं, उस टाइम में उस लाइटनिंग के फॉर्म में चीज़ें क्या हुई, एक दूसरे से क्या इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट में आई, और चीज़ें धीरे 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 करके फॉर्म हुई। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, यूनिवर्स अरोज फ्रॉम अ ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल एंड फिजिकल टर्म ऑफ लार्ज डाइवर्सिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन से क्रिएट हुई हैं। आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और इस एक्सप्लोजन से, जैसे वैल्केनिक इरप्शन होता है ना, वैल्केनिक जब फटता है तो उसके अंदर से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे क्या होते हैं, बाहर। तो कुछ ऐसे ही एक्सप्लोजन हुआ है जिसको हम टर्म देते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक, as the universe expand, the temperature decreases. Hydrogen and helium were found some time later। ठीक है, ये याद रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम बहुत बाद में बने। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये लाइट गैसेज है। ठीक है, ये तुरंत ही इवोपोरेट, एटमॉस्फेयर छोड़ के चले जा रहे हैं, तो बेसिकली ये बहुत ही बाद में इनका फॉर्मेशन हुआ। लेकिन पहले किन गैसेस, बाकी जितने गैसेस था उनका फॉर्म, अब ऑब्वियस सी बात है, आप वॉल्केनिक इरप्शन का अगर एग्जांपल लो तो एक टाइम फटने के बाद चीज़ें क्या होती हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, चीज़ें जैसे जैसे ठंडी होंगी, वैसे वैसे नई चीज़ों का फॉर्मेशन, नए गैसेस आपस में कंबाइन होकर नए किसी अदर कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करेंगे। द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशनल एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। ठीक है, यही गैसेस क्या हुए, ग्रेविटेशनल कांटेक्ट में आके कंडेंस, ठंडे होने शुरू हुए, और एक नए, बेसिकली आज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें ये क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। ये पहले क्या थे, सिंगल सिंगल प्रेजेंट थे मोनोटॉमिक यूनिट में, और फिर ये धीरे धीरे क्या हुए, कंबाइंड स्टेट में आना शुरू किए। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कोई बता सकता है अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ होगा? अब हमने ये पढ़ा कि ऐसे तो यूनिवर्स का ओरिजिनेशन हो गया, अर्थ का ओरिजिनेशन कब हुआ था, पहले तो ये जानते हैं, 4.5 बिलियन बिफोर द ओरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के ओरिजिनेशन के, या आज से लगभग कितना है, 4.5 बिलियन। ये डेट याद रखनी है, नंबर जो है वो यहाँ पे याद, मेन जो आपके क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप्स, वो इन्हीं नंबर्स पे आधारित रहते हैं। 20 बिलियन ईयर को क्या था यूनिवर्स, और 4.5 बिलियन ईयर क्या था हमारा अर्थ। ठीक है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। जो भी बिग बैंग थ्योरी अगर आपने बेसिकली समझ चुके हो, उस थ्योरी के बाद क्या हुआ, वाटर वेपर, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सारी तरह के क्या हुए, गैसेस रिलीज हुए, और यही गैसेस मोल्टन मास फिर धीरे धीरे क्या हुए, हमारे सरफेस को चारों तरफ से कवर करते गए। अब ये सारी चीज़ें, अभी भी आप ये कहोगे कि मैम इसका कोई एग्जाम्पल या कोई प्रूफ दिया गया है, हाँ, इन्हीं सब से रिलेट करते करते कई सारे आपके बेसिकली एक्सपेरिमेंट ऐसे किए गए जिसके थ्रू ऐसा पता चला कि नहीं, जो चीज़ कह रहे हैं वो एक्चुअल में हुई है कभी ना कभी। चीज़ें नई नई गैसेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो कुछ इसी तरह से जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन में तो कई सारी गैसेस निकले होंगी, कार्बन अलग निकले होंगे, नाइट्रोजन अलग निकले होंगे, हाइड्रोजन अलग निकले होंगे। तो ये सारी गैसेस जैसे जैसे ठंडक बेसिकली कंडेंस्ड हुई, कंडेंस फॉर्म में आते आते एक दूसरे से क्या हुए, कंबाइन करना शुरू हुए, और कंबाइन करते करते कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, नाइट्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई, बेसिकली इवॉल्व होते गई। यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर। यूवी रेज क्या किया, वाटर को स्प्लिट किया किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में।
आपको अगर क्लास 10th का एक टॉपिक याद हो, वहाँ पे भी ओजोन का फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार था, किसी को याद है? ओजोन गैस के या ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के लिए कौन, ओजोन में क्या होता है O3, O3 के लिए फॉर्मेशन में बेसिकली ऑक्सीजन तो या तो O के फॉर्म O2 के ही फॉर्म में मिलते हैं, ना ही O के फॉर्म में प्रेजेंट है ना ही O3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये दोनों ही स्टेट में नहीं प्रेजेंट है। तो ये पहले चीज़ तो ये समझने आएगा कि O2 में O3 कैसे बना, यानी एक ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ऐड होके क्या बना होगा O3, और ऑक्सीजन हमें पता है क्योंकि गैसेज है इसलिए सिंगल स्टेट में प्रेजेंट रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये सिंगल स्टेट में प्रेजेंट कैसे हुआ, यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन को अलग करने का काम किसके जिम्मे रहता है, यूवी रेज के। सोचो ओजोन लेयर यूवी रेज से ही हमें बचाता है, और इसको बनाने वाला भी कंपाउंड कौन है, यूवी रेज ही है, क्योंकि यही यूवी रेज क्या करता है, ऑक्सीजन को अलग अलग करता है, फिर 3 ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी यूवी रेज ने क्या किया है, हाइड्रोजन बेसिकली वाटर को तोड़ा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द लाइटर हाइड्रोजन escaped from the surface while oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide and other। हाइड्रोजन क्योंकि लाइटर स्टेज पीरियोडिक एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो बेसिकली वो बहुत ही लाइट होता है, उसने तुरंत ही क्या हुआ एटमॉस्फेयर को स्केप आउट कर दिया, भाग गया तुरंत छोड़ के। लेकिन ऑक्सीजन ने क्या किया, हैवी मॉलिक्यूल है, उसने अमोनिया से या मीथेन से कंबाइन करके फॉर्मेशन किया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर कंपाउंड का। ठीक है, बेसिकली आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, H2O यूवी रेज के प्रेजेंट में क्या हुआ, टूट गया, H2 प्लस हाफ O2। अब आप ये चीज़ पहले से पढ़ते हो, हम हाफ O2 क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये तो स्केप आउट हो जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगा किससे, मीथेन से CH4 और या अमोनिया से, और फॉर्म करेगा क्या क्या, CO2 प्लस वाटर प्लस अदर गैसेस। ठीक है, अमोनिया का H निकलता है, फिर ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो H2O बनाता है, इसी तरह मीथेन से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें क्या हुई, गैसेस के फॉर्म में इवॉल्व होना शुरू हुए। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म। ठीक है, ओजोन लेयर भी धीरे धीरे ऐसे ही बना। अभी हम पढ़ चुके हैं कि यूवी रेज की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 से सिंगल मॉलिक्यूल्स में टूटना, और फिर ये 3 कंबाइंड स्टेट में आके किसका फॉर्मेशन किए, ओजोन लेयर का। एज द वाटर वेपर cooled, the water fell and the rain and filled all the depression and formed the oceans। अब oceans या seas या pond या lake ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब हमें पता है कि वाटर का फॉर्मेशन तो हो गया, H2O तो बन गया, अब ये H2O क्या होंगे, एवापोरेट होंगे, एवापोरेट होने के बाद कंडेंस्ड होंगे, और कंडेंस्ड होने के बाद वापस रेन के फॉर्म में पृथ्वी पे ही गिरेंगे। और इस रेन के फॉर्म के वजह से जितने छोटे, अब क्योंकि बेसिकली इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है तो बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे प्रेजेंट होंगे, तो वो गड्ढे इतने बड़े बड़े थे कि उनमें जब पानी भरा गया तो वही पार्ट ले लिया किसका, ओशंस का, सी का, लेक का, रिवर का, इन्हीं सब का वो फॉर्म लेते गए। लाइफ अपीयर्ड आज से लगभग 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन था। ठीक, इससे लगभग 500 बिलियन बाद, 500 मिलियन आफ्टर क्या बने, हमारे लाइफ फॉर्म हुए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लाइफ को बनने के लिए उससे पहले तो सारे प्रिपरेशन होने चाहिए ना, कि जिंदगी अगर आ रही है, लाइफ लिविंग स्टेट आ रहे हैं, तो उसके लिए जितने भी गैसेस इंपॉर्टेंट है, जो भी उनके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या पहले से प्रेजेंट होंगी, तब तो लाइफ बढ़ पाएगी, नहीं तो लाइफ का एवोल्यूशन कैसे हो पाएगा। ठीक, तो आज बेसिकली 4.5 बिलियन क्या था अर्थ का, और अर्थ के ओरिजिनेशन के 500 मिलियन बाद, ठीक है, 500 मिलियन ईयर बाद क्या फॉर्म हुआ हमारा लाइफ, दैट इज अबाउट 4 बिलियन ईयर अगो। 4.5 बिलियन क्या था अर्थ, 500 मिलियन हमने इससे बाहर कर दिया तो कितना आ गया 4 बिलियन। तो आज से लगभग कितना है 4 बिलियन ईयर पहले क्या बनी लाइफ, जिसमें आपके यूकैरियोट्स, पहले तो प्रोकैरियोट्स बने,
प्रो से फिर यूकैरियोट्स आए और धीरे धीरे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनका फॉर्मेशन होता गया। ठीक है, नंबर याद रखना है। 20 बिलियन क्या था? यूनिवर्स। 4.5 बिलियन क्या था? अर्थ। 4 बिलियन क्या था हमारा? लाइफ। ये सारी चीज़ें आज से लगभग इतने इतने साल पहले क्या क्या चीज़ें बनी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे ओरिजिन हुए, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसपे पहला थ्योरी हमारा कहलाता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाम में ही है स्पेशल क्रिएशन, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो बिल्कुल बाकियों से बिल्कुल अलग हैं। तो यही स्पेशल क्रिएशन में हम भगवान का टर्म यूज़ कर देते हैं। ठीक है, कि ब्रह्मा जी आए थे, उन्होंने श्रद्धा और मनु नाम के 2 लोगों को जन्म दिया और उससे फिर चीज़ें क्या हुई, आगे की तरफ इवॉल्व होते गए। बेसिकली इसका कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए ये थ्योरी फेल। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिसके वजह से ये थ्योरी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया एंड कॉस्मोजोइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये जो थ्योरी है, इनमें सबसे मेन है हमारा फोर्थ। थर्ड को भी आप अगर फोर्थ पे 2 स्टार बना रहे हो तो थर्ड पे 1 स्टार बनाओ। इन दोनों ही थ्योरी से काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन रिपीटेड। आपका फोर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का है कि वहाँ से कौन कौन से गैस से क्या बने, पहले कौन सी गैसेस बने, एक्सपेरिमेंट में किन किन टाइप्स के गैसेस लिए गए थे, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस थ्योरी को, वहाँ पे हम आपको अंडरलाइन करवाएंगे बाकायदा कि क्या पार्ट वहाँ पे याद रखना है। स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी में तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी फेल क्यों हुई है, ये इंपॉर्टेंट था। कन्वेंशनल रिलीजन। ठीक है, अब हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे हर तरह के रिलीजियस है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कुछ है। तो बेसिकली हर किसी ने अपना एक अलग अलग मैनर में चीज़ों को बताया। ठीक, लिटरेचर टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन अकॉर्डिंग टू विच गॉड बीइंग क्रिएटेड द अर्थ, लाइट्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, भगवान ने ही क्या बनाया, अर्थ बनाया, लाइफ बनाया, एनिमल्स बनाया, प्लांट्स बनाए, ये सब का फॉर्मेशन बिल्कुल भगवान ने करके पहले से ही भेजा। ठीक, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। मतलब क्या है, हम आज जितने अपने आसपास जितनी भी लाइफ देख रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, ये एज सच हमेशा से ही ऐसे थे, जबकि ऐसा नहीं है। आपने जिराफ का केस पढ़ा होगा कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी। ठीक है, डियर जैसे थे वो, लेकिन बेसिकली जब कंपटीशन बढ़ा, उनको खाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो अपनी आप मतलब बेसिकली अपने नेक के ग्रोथ की वजह से क्या हुए, उनकी गर्दन इतनी टॉल से प्रेजेंट हो गई। टॉलेस्ट माना जाता है कि उनकी नेक है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि उन्होंने तो ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये एज सच हमारे चारों तरफ प्रेजेंट थे, जबकि ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ऐसे ही फेल हो गई। दूसरी चीज़ क्या थी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म, लाइफ फॉर्म ऑलवेज द सेम सिंस द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड विल रिमेन द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। इनके कहने के अनुसार ये था कि जितनी भी लाइफ आज हैं वो ऐसे ही रहेंगी, वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। जितनी लाइफ आज हैं उतनी ही लाइफ कल भी प्रेजेंट होंगी या फ्यूचर में भी प्रेजेंट होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। डायनासोर जैसी प्रजाति जो थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो आज तो वो नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी डूडो वर्ड जो थी वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब चीज़ें एक्सटेंट हो गई तो इनका ये जो कहना है कि विल रिमेन सेम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में तो वो सेम नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमारे नेचुरल हैबिटेट से बेसिकली एक्सटेंट हो चुके हैं। तो वहाँ पे जब चीज़ें, ये दोनों ही रूल क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, इसलिए ये थ्योरी को अनएक्सपेक्टेड माना गया। बेसिकली इसकी इतनी सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, कहीं से ऊपर नीचे कोई भी चीज़ें इसकी मैच नहीं कर रही थी। फिर ऑल द आइडियाज, इस थ्योरी को कैसे बेसिकली फेल किया गया, उसकी बेसिस क्या था, underwent drastic change during the 19th century when Charles Darwin showed that existing life forms share similarities to varying degree among themselves and also with those life forms that exist
मिलियंस ऑफ ईयर अगो। डार्विन ने 19th सेंचुरी में इस थ्योरी को बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत थ्योरी है। क्योंकि उन्होंने कहा कि आज जो भी लाइफ फॉर्म है ये कहीं ना कहीं पहले जो लाइफ फॉर्म से उससे थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। बेसिकली आपने पढ़ा है कि वेरिएशन तो आया है, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आना मस्ट है। वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा? तो वेरिएशन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो हम बंदरों की प्रजाति से तो बिलोंग करते हैं, हमारे पूर्वज बंदर हैं, ठीक। उनके पास भी कितने फोर लिम्ब हिंड लिम्ब अगर हैं, टोटल 4। अब भले वो प्रॉपरली चारों हाथ पैर से चल रहे हैं, हम 2 लेग से चल रहे हैं, लेकिन उनके पास भी 2 आँखें हैं, हमारे पास भी। तो कहीं ना कहीं हम चीज़ें क्या हैं, जो भी हमारे जिससे भी हम इन्वॉल्व हुए उससे कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और मे भी हमारे फ्यूचर में भी जो चीज़ें हमसे इवॉल्व होंगी वो भी हमसे मिलती जुलती ही चीज़ें लेके चलेंगी। एक्सटिंक्शन ऑल्सो टुक्स प्लेस ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ जूलॉजिकल हिस्ट्री। और जूलॉजिकल हिस्ट्री में सबसे मेन चीज़ क्या इसकी थ्योरी से फेल की गई कि एक्सटिंक्शन। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में भी ये चीज़ें सेम होगी, लेकिन अगर ऐसा होता तो एक्सटिंक्शन कोई चीज़ होती ही नहीं, कोई भी चीज़ एज सच हमारे ही सोसाइटी में या हमारे इन्वायरमेंट में पड़ी होती, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक। नेक्स्ट हमारी थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब ये कॉस्मोजोइक थ्योरी है क्या? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ हैज केम ऑन अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट ऑफ द आउटर स्पेस। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि लाइफ कहाँ से आई है? अदर प्लैनेट से। यानी उनका ये कहना है, टोटल प्लैनेट्स कितने हैं हमें पता है, 8 प्लैनेट्स है, प्लूटो हट चुका है, ठीक है। 8 प्लैनेट्स में भी कोई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, और वहीं के स्पोर उड़ के जब अर्थ पे गिरे हैं तो अर्थ पे भी लाइफ का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। ये ऐसा मानना है इस पैंसपर्मिया थ्योरी के थ्रू। अर्ली ग्रीक फिलोसफर थॉट यूनिट्स कॉल्ड स्पोर या पैंसपर्म्स केम ऑन अर्थ along with meteoroids and they might have evolved into present day form, ठीक है। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि पास्ट में कभी ऐसा हो कि किसी और प्लैनेट के कोई प्रजाति या कोई उनके स्पोर्स, जिनको जो बेसिकली उन्होंने नाम दिया है स्पोर या पैंसपर्म्स, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ें उड़ते हुए या कैसे भी करके हमारे अर्थ पे आके गिरी, और फिर वो धीरे 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 जनरेट होते होते एक नए लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ऐसा थ्योरी कौन सा कहलाता है? पैंसपर्मिया थ्योरी। और इसी का दूसरा नाम क्या है? कॉस्मोजेनिक थ्योरी, ठीक है। और बेसिकली हमने जितनी भी चीज़ें बात की वो यहीं तक। हमारी जो 2 थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने उसके लिए बेसिकली एक क्लास अलग से रखी है। साथ ही पढ़ना है हमें कि कैसे ह्यूमन का और कैसे अदर ऑर्गेनिज का, सबसे पहले एम्फीबिया, रेप्टाइल से कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। ये सारी ही चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, और साथ में याद करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। लेकिन तब के लिए आप प्रीवियस ईयर के जितने भी PYQ क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करिए। पहले के चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए हैं तो NCERT तो मस्ट है। NCERT आप एक बार को पक्का है कि आपको पढ़ना है, ठीक। और जितने भी उसके क्वेश्चन है, चाहे वो इंडेक्स में हो चाहे एक्सरसाइजेस में हो, लगाना मस्ट है। नहीं आता तो एक बार को कमेंट कर दो, कोशिश करेंगे चीज़ें सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।